This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का आज इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि यह 18 रियासतों और 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में फैला हुआ है, जो सरहदी इलाकों और ख्वाहिशमंद इजलाह में FM रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का ये दायरा ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की ये शुरुआत मुल्क के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए तोहफे की तरह है। जनता दल यूनाइटेड के साबिक तर्जुमान अजय आलोक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और आनंद मोहन की रिहाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने क्या कुछ कहा, उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। टीवी पर जोरदार प्रहार, फिर भी 10 महीने का इंतजार। हालांकि 10 महीने के बाद अब अजय आलोक जी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका तहजीब टीवी पर। एक बात बताइए, 10 महीने लग गए, तो 10 महीने में क्या थोड़ा सा समझ रहे थे, या फिर हृदय परिवर्तन होने में थोड़ा सा टाइम लगा, या फिर मन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया? सच्चाई है कि 10 महीने, आपने पहला लाइन ठीक बोला कि अपने आप को समझ रहा था कि क्या मुझे सही में कोई राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक बन के अपने बात को रख ही रहा था। लेकिन मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं 1% भी मिशन भारत में योगदान दे पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी स्वाभाविक पार्टी है, मैं वापस आ गया। वैचारिक सुगबुगाहट तो 2015 से ही शुरू हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। तो आपने अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस बात का जिक्र किया था, चर्चा की थी कि देखिए, जिस पार्टी का मैं अभी तक जिस पार्टी के लिए मैं बतौर प्रवक्ता अपनी बात रखता रहा हूँ, अब वो आरजेडी के साथ चली जाएगी, तो मैं ऐसे नेताओं के लिए कैसे बात कर पाऊंगा? तो क्या 2015 से शुरुआत हो गई थी मन बदलने की? आप सही भी हैं, और नीतीश जी को भी हम लोगों ने ये कहा था, शायद उसी की परिणति है। नोटबंदी हुई थी, सबसे पहले समर्थन मैंने किया था, बाद में पार्टी ने किया जी। धारा 370 पे मेरी पार्टी विरोध में थी, लेकिन मैंने समर्थन किया था। 3 तलाक में पार्टी विरोध में थी, मैंने समर्थन किया था, क्योंकि नीतिगत मामलों पे मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है जी। और इसीलिए 17 में गठबंधन टूटा, नीतीश जी भी वापस एनडीए में आए। तो इसीलिए वापस जब नीतीश जी का फैसला हो रहा था आरजेडी के साथ जाने का, तो ये मुझे कबूल नहीं था, मेरे साथ बहुतों को कबूल नहीं था, जो कि आने वाले आप समय में देखेंगे 80 से 90% जेडीयू टूट के बिखर जाएगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो ऐसी मजबूरियां थीं। क्या वो मजबूरियां थीं जो नीतीश कुमार, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हो गए, तो वो क्या ऐसी मजबूरियां थीं? महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता, ठीक है ना। और अब अगल बगल में जब चाटुकार बैठे हों तो उस महत्वाकांक्षा को और आग लगा देते हैं जी। और जब आपकी उम्र हो रही हो, सोचने समझने की क्षमता कम हो रही हो, तो आप चीज़ों को ढंग से समझ भी नहीं पाते जी। ऐसा ही कुछ नीतीश जी के साथ हो रहा है। आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, आनंद मोहन के परिवार को आनंद आ रहा है, लेकिन जो आईएएस थे, उनके परिवार के जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं दुख, दर्द और तकलीफ हो रही है। पूरे दलित समाज को, इस देश को दुख और दर्द हो रहा है, क्योंकि सिर्फ आनंद मोहन की बात नहीं है। आनंद मोहन के साथ 5 और ऐसे अभियुक्त छूटे हैं जिन पे नरसंहार के चार्जेस थे, और वे दलित नरसंहार के। क्या इस देश की सरकारों को ये हक है कि ऐसे ऐसे कानून बना के दुर्दांत अपराधियों को छोड़ देने का? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि जेल बंद कर दीजिए। टीवी पे प्रहार जारी रखेंगे? टीवी पे क्यों, मैं ऐसे भी प्रहार जारी रखूंगा। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अजय आलोक को सुन रहे हैं, जो कभी जेडीयू के काबिल प्रवक्ता हुआ करते थे, लेकिन उनका मोह भंग हुआ और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। मुल्क के जाने माने पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के सदर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के एहतजाज का आज 6ठा दिन है। पहलवानों की हिमायत में बड़े एथलीट्स और बॉलीवुड स्टार्स ने भी बयान जारी किए हैं। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मुसलसल मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के मामले पर बड़ा बयान दिया है। WFI के सरबराह और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के एहतजाज पर अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना और एक कमेटी बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले,
मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, अडॉक कमेटी। अब वो अडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहां पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनका 13 से 17 मई तक पटना से सटे नौबतपुर में 5 दिनों तक कथा करेंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी बीच लालू यादव के बड़े लाल और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका विरोध किया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। 10 साल पुराने जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई ने मुलजिम सूरज पंचोली को आज बरी कर दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज एएस सैयद ने कहा कि सबूतों की कमी की वजह से अदालत सूरज पंचोली को मुलजिम नहीं ठहरा सकती है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। आपको बता दें कि 3 जून 2013 को जिया को उनकी मां राबिया खान ने मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर की छत से लटका पाया था। इस मामले में फैसला आने से पहले जिया खान की मां राबिया ने कहा था कि उन्होंने इंसाफ के लिए 10 साल तक का इंतजार किया है। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माई चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर, and now the abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे Well, yes, why not? पश्चिम बंगाल के कालियागंज में 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर केस ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। इस दौरान हुगली से बीजेपी सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष लॉकेट चटर्जी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। पश्चिम बंगाल के हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है आज और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कालियागंज की घटना को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये बहुत ही दुख की बात है कि एक आदिवासी 17 इयर्स का स्कूल स्टूडेंट राजवंशी है, उसको रेप करके उसको मर्डर कर दिया है। और उसके बाद जो लोग आवाज़ उठाया है कि पुलिस ने उसका डेड बॉडी को जैसे करके खींच के लेके रास्ते से ऊपर जा रहे थे, वो बहुत खतरनाक, बहुत भयानक है, निर्मम है। और ऐसा लगता है कि पुलिस का घर में कोई माँ बहन ऐसा कोई नहीं है, लगता है कि डेड बॉडी का भी सम्मान नहीं है। तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। सब लोग चाहते हैं, उनका परिवार भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। जो सीबीआई मांगा था, जो लोग उत्तर दिनाजपुर जहाँ पे कालियागंज का जो जनता ने आवाज़ उठाया था, उसको लेके जो आवाज़ उठाया था ममता बनर्जी के निर्देश में, ममता बनर्जी बोला था जो आवाज़ उठाया था उसको पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस ने गया था, कल रात 2:30 बजे गया था, वहाँ पे जाके विष्णु बर्मन
को खोजा, वो नहीं मिला तो मृत्युंजय बर्मन बोल के, वो भी एक राजवंशी 33 ईयर्स का लड़का है, उसको शूट आउट किया। ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं कि यूपी का शूट आउट को लेके बात करते हैं, वहाँ पे तो चलो माफिया क्रिमिनल लोगों का शूट आउट होता है, लेकिन यहाँ पे मासूम लोगों के बच्चे के ऊपर शूट आउट होते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी उनका मतलब वक्तव्य नहीं है, कोई उनका एक भी शब्द नहीं है। तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम लोग सीबीआई चाहते हैं और ममता बनर्जी रिजाइन दिए चाहते हैं। जी, एक चीज़ और है, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो आयोग है, बेसिकली आयोग के उपाध्यक्ष ने कुछ दिन पहले वहाँ पर दौरा किया था, तो ममता बनर्जी ने उसको लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा बीजेपी ने आयोग के अंदर बंगाल से कुछ लोगों को बिठा दिया है, वो सेंट्रल एजेंसीज के इशारों पर काम कर रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है, जो परिवार का, जो जनता जो बोल रहा है वही सच्चाई होता है। हम लोग डेमोक्रेसी का हम लोग बात बोलते हैं। ममता बनर्जी भी गणतांत्रिक उपाय में राजनीति होना चाहिए, सरकार चलाना चाहिए, ऐसा बात बोलते हैं। इसमें हम लोग देखें कि पश्चिम बंगाल में जो स्टेट चाइल्ड कमीशन जो है, वो लोग छुपाने के लिए वो लोग नेशनल कमीशन को रोका दिया था, क्योंकि वो लोग जो बच्चे लोग का जो एविडेंस था उसको छुपाने का कोशिश कर रहे थे। हमने देखे है कि वहाँ का जो नारी शिशु कल्याण का जो मंत्री शशि पाजा, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने पॉइजन खा के पी के उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा कुछ बोला है, खुदकुशी की है। लेकिन कैसे जांच के पहले कैसे ये लोग बोल देते हैं, कैसे ये लोग कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। तो पूरा इसमें साफ है कि जैसा हम लोग कामदुनी काकद्वीप पार्क स्ट्रीट का जो हम लोग देखे हैं कांड, जो छोटा मोटा घटना है, ममता बनर्जी भी बोला इसका कोई रिलेशनशिप था क्या, रिलेशनशिप के लिए क्या किसी का ऊपर रेप हो सकता है, किसी को मर्डर कर देते हैं, ये हम लोग क्या सिखाते हैं, समाज से सीखते हैं क्या? इसको लेके ममता बनर्जी कुछ भी बात नहीं। बंगाल में तो आप लोग भी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के नेताओं की ही अगर बात की जाए तो लगभग अभी तक 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, तो वहाँ पर राजनीतिक हत्याएं भी नहीं रुक रही हैं। नहीं, ये तो एक के बाद एक चल रहा है कि 2018 साल से आप देखिए पंचायत चुनाव के मतलब से अभी तक तो 300 के ज़्यादा कार्यकर्ता को मौत हो गया, शहीद हुआ है। सबसे ज़्यादा हुआ था 2 में, जो असेंबली इलेक्शन के बाद रिजल्ट आउट के बाद ही हुआ था। जी ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप लॉकेट चटर्जी को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि बंगाल के अंदर अभी जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं और बंगाल में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। वहीं कालियागंज की घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने मौके पर जाकर घटना का मुआयना किया। इस दौरान वो प्रदेश सरकार के रवैये से काफी नाराज नजर आए। अरुण हल्दर से बात की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। बंगाल के कालियागंज में 17 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप का मामला सामने आता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। एनसीएससी के वाइस चेयरमैन मेरे साथ हैं अरुण हल्दर जी। क्या हुआ, पूरा घटना क्या थी, किस तरीके से आप वहां पर स्पॉट विजिट करने गए और जब आप स्पॉट पर पहुंचे तो आपके साथ क्या हुआ, नाराजगी किस बात को लेकर है? देखिए, जब भी कमीशन इस टाइप के घटना का इंक्वायरी करने जाता है, ये प्रावधान है उसी जगह का डीएम और एसपी कम से कम उनके साथ में रहे, और मामला बहुत गंभीर भी हो जाता है तो कभी कभी और भी हायर अधिकारी साथ में रहते ही है। लेकिन मैं आश्चर्य हो गया जब मैं रात में इतने मेहनत करके सुबह मैं उधर पहुंच गया, जाने के बाद डीएम एसपी उधर में प्रेजेंट नहीं था, एक छोटा सा एक आधिकारिक मेरे साथ में चला गया। मैं जब स्पॉट में पहुंच गया, स्पॉट पहुंचने के बाद मैंने स्वाभाविक रूप से सोचा था कि आयु तो रहेगा ही किसका, तो लेकिन आश्चर्य हो गया कि इसका आयु भी उधर में प्रेजेंट नहीं था। जब आयु प्रेजेंट नहीं था तब मैंने उनको बोल दिया इन लोगों से कोई बात नहीं करूंगा, अगर बात करना है सबको मैं कमीशन में बुलाएंगे और कमीशन के नोटिस भेज के आने के बाद अगर नहीं आएगा तो मैं उनको सामान इश्यू करेंगे, और सामान में भी नहीं आएगा तो जरूरत पड़ेगा तो उसको अरेस्ट करके लेके आओ। आज आपने नोटिस इशू किया है, कौन कौन से वो बड़े अधिकारी हैं, कौन कौन से वो बड़े नाम हैं, कौन कौन से वो बड़े लोग हैं जिनको नोटिस इशू किया गया है? आईजीपी नॉर्थ बंगाल, जिसके ऊपर पूरा उत्तर बंगाल का जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है, उनको हम नोटिस भेजा है, और डीएम एंड एसपी को नोटिस भेज दिया है। जी, ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है जब आपने इस तरीके के विजिट किए हैं, और खासतौर पर कमीशन का ये आरोप रहा है कि कमीशन जब भी बंगाल के खासतौर पर विजिट करता है या दूसरे ऐसे इलाके जहां पर सरकारें आपका समर्थन नहीं करती हैं, सहयोग नहीं करती हैं, तो बंगाल के मामले में खासकर ऐसा हुआ है पहले भी कई बार जब आपको सहयोग नहीं मिला। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 4 अधिकारियों को, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ये तो बहुत ही नीचे लेवल के आधिकारिक लोगों को ऊपर अभी इतना बड़ा घटना हो गया तो इनको उनको सप्रेस करने का प्लानिंग कर रहे हैं जो हम लोग कुछ किया है। लेकिन जो मूल जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी है, अभी एसपी को क्या किया है, अभी एसपी क्यों कमीशन के सब छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? डीएम को जिसके थ्रू से उन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, मैंने बोल क्या है इमीडिएटली इनको कॉम्पेंसेशन, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लगा के इनको कॉम्पेंसेशन रिलीफ जल्दी से जल्दी दे दो,
कोई अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कल आपका नाम भी लिया, उन्होंने खास तौर पर कमीशन के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के कुछ लोगों को कमीशन में शामिल करा लिया गया है। इन आरोपों का कैसे खंडन करेंगे? देखिए, ये उनका नेचर है। आप लोग जानते हैं, पहले भी राजीव कुमार जैसे पुलिस कमिश्नर था, सीबीआई का जांच करने के लिए उनको रुकने के लिए खुद ममता बंदोपाध्याय रास्ता में आके, रोड पे आके धरना दिया था। तो एक मुख्यमंत्री अपने पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, सीबीआई से बचाने के लिए वो रास्ता में आ सकता है। उनका पिछले जो चीफ सेक्रेटरी था आलापन बंदोपाध्याय, जिसको अभी रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ अटक गया, क्यों? जो उनको लेके प्रधानमंत्री के सामने उठ के चला गया, प्रधानमंत्री को अपमान हुआ। तो इस टाइप का काम वो लोग करता है। इसके उनका सारे आधिकारिक को ही वो लोग अपमान कर रहे हैं। इसमें हमारा पर्सनली कुछ कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग मेरे को पर्सनली अटैक किया, मेरे नाम लेके बात किया है, मेरे को इंसल्टिंग किया है। तो इस टाइप की इंसल्टिंग में मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनका ही होगा। ये तो एकदम बहुत अच्छा से बोल सकता है, क्योंकि बंगाल में 22% दलित लोग रहता है। इंडिया का सेकंड एससी पॉपुलेटेड स्टेट है। अभी उसको ही सेफगार्ड करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जो कमीशन बना है, उस कमीशन को इस टाइप का नजर में देखता है। तो उस का हमारा अनुसूचित जाति वर्ग रिपोर्ट देंगे ऊपर जरूर। हम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट भेज देंगे और गवर्नर के पास भी हम ये चीज बताएंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अरुण हलदर साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि कालियागंज में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है और जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद उस रिपोर्ट को ऊपर राष्ट्रपति को भी सौंपा जाएगा। फिलहाल इतना तो साफ हो चुका है कि कालियागंज में अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और कहीं से भी कमतर नहीं है। कैमरा पर्सन राघव के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.